लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि नेट से क्या होता है या फिर पीएचडी का लाइफ कैसे होता है या फिर जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनको कैसे करना पड़ता है। तो वही लेके मैं सिलेबस को देखा काफ़ी टाइम लेके, ऑलमोस्ट एक हफ्ते मैंने बस सिलेबस को ही देखा। मैंने सोचा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आ सकता है या फिर इस टॉपिक के अंदर क्या मुझे पता है। यूनिट्स कितने कवर किए थे? बिकॉज अगर इतने यंग टाइम पे आप पढ़ रहे हो कि एमएससी में एंट्रेंस एंटर किया और उसके बाद पढ़ रहे हो, तो वो यूनिट सिलेक्शन कैसे किया आपने? सबको एंजाइटी होता है, सबको हर तरह का, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रेशर रहती है। लेकिन वो जो एग्ज़ाम का टाइम है उस वक्त स्पेशली जब आप दे रहे हो एग्ज़ाम तो आप रिलैक्स रहो। CSIR नेट JRF एग्ज़ाम अपने आप में एक सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है ऑल इंडिया लेवल का। अब इस एग्ज़ाम को यूजुअली स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स, लेकिन हमारे साथ रौनित घोष हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, जो कि काबिले तारीफ़ है। तो आज हम रौनित की जर्नी पे एक प्रकाश डालना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी होती है जिससे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को इतने जल्दी। सबसे पहले वेलकम रौनित। हेलो मैम। रौनित, आपकी जर्नी अगर मैं देखना चाहूँ, बिकॉज अभी आप बहुत यंग हो एंड अभी अपने मास्टर्स में हो, आप अभी हाँ। आपके पास 1 साल है, तो आप 1 साल बाद भी अपीयर करते और एग्ज़ाम क्वालिफाई करते, पर आपने अपने फर्स्ट ईयर में, बिकॉज आपने सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया अपने मास्टर्स का, और लाइफ साइंसेज में आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 76 JRF। तो कैसे किया रौनित? आप एक बार ज़रूर बताइए, कहाँ से हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल? Thank you, ma'am. I'm Ronit. I'm from Kolkata and I did my BSc in zoology from Chandannagar College. And after that, I went into for MSc in biotechnology from Jadavpur University. About the things like कैसे मैंने प्रिपेयर किया या क्या प्लान था, तो मैंने जब MSc में एडमिशन हुआ जब मेरा, तब मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था नेट के बारे में। मैंने इससे पहले नीट दिया था जब मैं 12th में था, तो मुझको ये पता था कि नेट करके एक एग्ज़ाम है जिसको लोग कंफ्यूज हो जाता है नीट के साथ। लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि नेट से क्या होता है या फिर पीएचडी का लाइफ कैसे होता है या फिर जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनको कैसे करना पड़ता है। तो आफ्टर माई मास्टर एडमिशन एवरीवन वाज सुपर कॉम्पिटिटिव एंड आई गॉट टू नो कि मुझे पता चला कि ये इतना टफ एक एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं पीएचडी के लिए, लेकिन उसके अंदर भी CSIR नेट सबसे ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट उसमें ज़्यादा आता है या फिर सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। तो मुझको उतना पता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे आसपास इतने लोग हैं जो इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इतना एफर्ट दे रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि नेट क्लियर करोगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, तो उसके लिए मैंने शुरू किया कि पता करते हैं पहले इसके बारे में। तो मैंने नेट का सिलेबस लिया क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, मैंने अड्डा के भी यूट्यूब वीडियोस देखे, और यूट्यूब वीडियोस में सबसे पहले सारे मतलब जो सर मैम जो भी थे सभी ने यही बोला कि फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेबस को ठीक से देखो, उसको समझो। तो मैंने वही कोशिश किया कि सिलेबस में क्या है, और मेरा क्योंकि जूलॉजी का बैकग्राउंड है तो जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि ये तो मुझे कुछ पता है, डेप्थ में ना हो लेकिन कुछ तो पता है, तो वही लेके मैं सिलेबस को देखा काफ़ी टाइम लेके, ऑलमोस्ट एक हफ्ते मैंने बस सिलेबस को ही देखा। मैंने सोचा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आ सकता है या फिर इस टॉपिक के अंदर क्या मुझे पता है। तो ऐसे करके सिलेबस देखने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब में देखना चालू किया। अभी मैं जैसे MSc के क्लासेस रहते हैं मेरे शाम को 8 बज जाते हैं, कभी कभी लैब रहता है लंबे, तो इसीलिए टाइम नहीं उतना मिलता था, और जब मिलता था तब लगता था कि अभी क्या मतलब एफर्ट और कहाँ दूँ, वक्त है नहीं, एनर्जी नहीं रहता था। तो यूट्यूब इसीलिए किया कि मैंने सोचा कि अभी अगर मैंने पेड बैचेस लिया या फिर कुछ किया तो दैट इज़ लाइक अ डेडिकेशन। मैं उस डेडिकेशन देने के लिए मुझ में वो काबिलियत है कि नहीं, ये मुझको डाउट था। इसीलिए मैंने यूट्यूब से कुछ क्लासेस किए, स्पेशली PYQs। मुझे उसमें बहुत मज़ा भी आता था PYQs करने में, क्योंकि पहले पहले मुझको लगता था कि ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझको ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझसे नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा है लेकिन मैं प्रिपेयर करूँगा, मैं सीखूँगा, उसके बाद करूँगा। तो जैसे जैसे MSc के क्लासेस भी होते रहे तो
उस दौरान मेरे को डेप्थ में नॉलेज मिलती रही चीज़ों की, और इसके साथ ही मैंने यूट्यूब पे क्लासेस जब किए तो दोनों चीज़ एक साथ मिलके मेरे को बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि क्लासेस, मास्टर के क्लासेस मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल से मुझको वो नॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसको कैसे प्रोसेस करें, कैसे उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे कि PYQ सॉल्व करते वक्त मैंने देखा कि सारे फैकल्टीज़ जो है वो कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा फैक्टर है, नेगेटिव जो बात देना कि ये नहीं हो सकता तो ये होगा शायद, ये करना, ये मैंने सीखा है। दोनों चीज़, दोनों लाइक स्ट्रीम से ही मुझे हेल्प मिला, क्लासेस एंड यूट्यूब। और यही मेरा स्ट्रेटेजी रहा कि एग्ज़ाम देते वक्त भी, क्योंकि मुझको लगा था कि मेरा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इतना टफ़ एग्ज़ाम है और मैंने देखा है कि इसके क्वेश्चन कितने टफ़ होते हैं। तो जब हुआ एग्ज़ाम तो मेरे को प्रॉब्लम हुआ था पार्ट बी में, तो मैंने सोचा कि इस बार शायद नहीं होगा। और मुझको सच बताओ तो मुझको ये भी नहीं पता था कि कितने परसेंटाइल आने से नेट होता है। Okay. मुझको पता था, मेरी दीदी ने मुझको बोला था कि बहुत ज़्यादा लगता है 100 के पास, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि कितना। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं आपको वो बता सकता हूँ कि जब वो रिज़ल्ट और रैंक की जगह जो ब्लैंक था, तो मुझको लगा कि मेरा नहीं हुआ है। Okay. मुझे बाद में पता चला कि वो ब्लैंक, लॉस हो रहे हैं। हाँ। तो मेरे को लगा था कि 99 के ज़्यादा परसेंटाइल आए हैं मेरे, फिर भी नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। उसके बाद मेरे को पता चला बाकी चीज़ें। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी। मतलब एक तरीके से रौनक, जो आप बता रहे हैं कि एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं था बहुत डेप्थ में, फिर भी एक दो चीज़ें जो मुझे आपकी एज अ स्टूडेंट अच्छी लग रही है, या मैं जो एक कमेंट कर सकती हूँ कि आप बहुत सुनते हैं टीचर्स को, कि आप फॉलो करते हैं, आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, ये जो कह रहे हैं, अगर सिलेबस बोल रहे हैं तो आई शुड गो फॉर द सिलेबस। अगर इन्होंने बोला है कि टाइम, तो आपके दिमाग में वो चीज़ है, एंड रेस्ट इट्स वो योर कंप्लीट मेहनत जो आप यहाँ पर बैठे हो। तो अब मुझे एक बात बताओ कि फिर भी हम देखते हैं यूनिट्स बहुत डाइवर्स हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, कुछ इजी है, कुछ आपके मुश्किल है, जो कि आपको फर्स्ट टाइम आपने सुना भी होगा उसके बारे में। तो यूनिट्स कितने कवर किए थे? बिकॉज अगर इतने यंग टाइम पे आप पढ़ रहे हो कि MSc में एंट्रेंस एंटर किया और उसके बाद पढ़ रहे हो, तो वो यूनिट सिलेक्शन कैसे किया आपने? मैम, पहले जब मैंने नेट के बारे में जैसे बोला कि सबसे पहला काम मैंने किया था सिलेबस के गो थ्रू करना, लेकिन एक और बात भी है कि मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। जो समझ जाता हूँ वो रह जाता है, लेकिन वो जो है ना कि एक रटना, वो मुझसे ज़्यादा नहीं होता। तो सिलेबस देखा, ठीक समझ लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं सिलेबस भूल गया। और भूलते भूलते ऐसा हुआ कि मेरे को अगर कोई पूछे, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तूने इस यूनिट को पढ़ा है, नंबर बोल रहे कि 3rd यूनिट, एंड आई एम लाइक 3rd यूनिट में क्या था। ऐसे करता रहा। लेकिन टॉपिक के वाइज मैं बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी और मुझको बहुत अच्छी भी लगती है, एंड मैंने उसका रिफ्लेक्शन देखा है एग्ज़ाम में भी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे। हाँ, और एक जो है जिसने मेरे को पार्ट सी में बहुत हेल्प किया, वो है RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। लाइक ऐसा मैं नहीं कह सकता कि 100% एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत क्वेश्चंस थे जिनमें से RDT का नॉलेज इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि टीचर्स के बात मान के मुझको RDT आती थी, लेकिन लेट्स से बोटनी नहीं आती थी उतनी ज़्यादा। बोटनी मेरा वीक है। तो मैंने जो बोटनी के साथ RDT के क्वेश्चन थे, मैंने कुछ किया और मुझको पता है कि वो सही हुए हैं, क्योंकि मैंने वही टेक्निक यूज़ किया कि RDT के नॉलेज से मुझको ये पता लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने उसको नेगेट आउट कर दिया, और बाकी चीज़ जो है मुझको लगता है कि ये हो सकता है RDT की तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है जिस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से सही हो सकता है। यू चोज द सब्जेक्ट्स जो आपको इजी लगते थे, या आपके लिए इजी था समझना, एंड यू ट्रस्टेड ऑन दैट कि नहीं, इतना है तो सिर्फ इतना करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्वांटिटी पढ़ाई करें, हम क्वालिटी पढ़ाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी थी। अगर आज आप अपनी जर्नी को देखो तो यस, इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि मैंने कभी भी क्वांटिटी की तरफ मैंने नहीं उस तरफ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। और ऐसा भी नहीं है कि मुझको जो इजी लगता है बस वही मैंने स्टडी किया। मैंने वो चीज़ें भी स्टडी की जो मुझको पता नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं पता थे, मैंने वो भी स्टडी किया।
मेरा इम्यूनोलॉजी का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था, जूलॉजी था मेरा, लेकिन इम्यूनोलॉजी के जो डेप्थ में जो सिग्नलिंग रहते हैं जो भी, वो मुझको उतना ज़्यादा पता नहीं था। इवन जो वो PD पाथवे, PDL1 PD, वो सब मैंने स्टडी करके मुझको पहली बार जब पढ़ा मेरे एकदम सर के ऊपर से गया। मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उसके पीछे वक्त दिया मेरा, क्योंकि मुझको लगा कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मुझको नहीं आ रहा है, आई जस्ट नीड टू गिव मोर एफर्ट इन इट। एंड देयर वर थिंग्स जहाँ पर मुझको लगा कि ये हो नहीं रहा है और मुझे इसमें एफर्ट ना भी दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं था कि मुझको कोई गोल था कि इस बार में भी मुझे JRF चाहिए, इसी बार में। मेरा गोल था दिसंबर ऑफ दिस ईयर। ओके। सो मैंने उसी तरह से किया, कोई रश नहीं था। मैंने बस रिलैक्स्ड मन से मैंने सोचा कि जिस चीज़ को मुझको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, कि एज आई सेड PYQs वेरी इंपॉर्टेंट। सो PYQ से मुझे वो आइडिया था कि इस तरह के टॉपिक, इस सब्जेक्ट के अराउंड के टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के टॉपिक है जो शायद नहीं आए, और अगर आ भी जाए तो आई विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि Okay. बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो एक तरीके से रौनक, अगर मैं आपकी जर्नी को देखूं, जो मुझे अभी भी समझ में आया वो ये है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, है ना? एकदम, जो है वो मेरे को बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो बिल्कुल। वही है। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है अभी? पहली बात तो ये है कि मैंने घर पे नहीं बताया पहले, अभी पता है, लेकिन Okay. पहले जब बस स्कोर और परसेंटाइल आया तो मुझको लगा कि अभी मैंने बोल दिया और फिर अगर JRF नहीं हुआ तो उनको एक एक्सपेक्टेशन अगर हो गया तो वो बुरा लगेगा, और ये मेरे को लगा कि अगर होगा तो ही मैं बोलूँगा। तो मैंने वो वो न्यूज़ मैंने अपने अंदर दबाए रखा, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मेरे को पता चला कि नहीं नहीं मेरा हो सकता है, देयर इज़ चांस, तो मेरे अंदर एक जो होता है ना बुदबुदे उठने लगे कि मे बी आई कैन डू इट। हाँ, सो मैंने बहुत मुश्किल से वो अपने अंदर रखा, और जब जिस दिन रिज़ल्ट आया, वो भी एक फ़नी स्टोरी है कि मैं कोलकाता में रहता हूँ क्लासेस के लिए, मैं घर जा रहा था ट्रेन से, मैं हावड़ा मेट्रो में बस निकलने वाला था, और तभी मैंने देखा कि सारे यूट्यूब चैनल्स में दिखा रहा है कि लाइव लाइव लाइव, मेट्रो में नेटवर्क नहीं रहता तो वीडियो नहीं आ रहा, तो मेरे को लगा सारे CSIRs के चैनल लाइव है तो रिजल्ट ज़रूर आया होगा। रिजल्ट आ गया। तो मैंने मेट्रो से निकल के मैंने रिज़ल्ट देखा और मैंने सर्च किया, तो मेरे रोल नंबर के साइड में 76 लिखा हुआ था JRF में। पहली बार तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, ऐसे में एक पीठ पे एक बड़ा बैकपैक लेके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ और मेरे हाथ में कि मैं AIR 76 हूँ, तो काफ़ी अनबिलीवेबल था। और उसी दिन मैं घर गया, घर जाके बोला तो दे वर वेरी प्राउड। और वो फीलिंग ना, जब आप कह सकते हो उनको कि यू डोंट हैव टू वरी एनी मोर। या मतलब दे आर लाइक कि हाँ अब हमारा लड़का कर लेगा। हाँ, उनको, मम्मी को स्पेशली हमेशा चिंता रहता है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी ज़िंदगी में, मैं देख पाऊँगी या नहीं। तो ये सोच के वो बहुत टेंशन करती थी। मेरी मम्मी तो बहुत टेंशन करती है, लेकिन जब मैंने उनको बोला तो उनका रिएक्शन ना बहुत रिलैक्स था। मेरे को लगा कि उनको फाइनली वो ब्रीद आउट करने का ऑप्शन मिला, कि शी वाज लाइक अभी मैं शांति में अपना डेली काम कर सकती हूँ, अभी कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि ये फ्यूचर में क्या होगा, करियर क्या होगा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला मेरी दीदी से। मेरी दीदी उसने ही मुझे एग्ज़ाम देने के लिए भी भेजा था, तो उसके वजह से ही ये हुआ एक तरीके से। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स MSc पास आउट हैं, बहुत सारे PhD कर चुके हैं, क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है पूरी जर्नी से एंटायरली, और लाइफ साइंस को जितना आपने समझा, CSIR एग्ज़ाम को जितना समझा, व्हाट विल यू टेल देम, या व्हाट विल यू वांट टू? या सो आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स। अगर मैं बोलूँ तो पहली बात ये है कि PYQs आर लाइक बाइबल। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड यू हैव टू फील दैट टॉपिक इनसाइड यू, कि दैट आई want to answer it. It's not just I can answer it, I want to answer it, I want to experiment with the knowledge I have. ये एक है। दूसरा मैं जो बोलना चाहूँगा वो है कि रिलैक्स रहो।
इतना प्रेशर मत लो। लाइक सबको एनजाइटी होता है, सबको हर तरह का, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रेशर रहती है। लेकिन वो जो एग्ज़ाम का टाइम है उस वक्त स्पेशली जब आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आप रिलैक्स रहो, क्योंकि अब बहुत कुछ छूट जाएगा अगर आपने वहाँ पे वो एनजाइटी अपने अंदर घुसने दिया। आपको वो जितना भी वक्त आप वो सीबीटी दे रहे हो, कंप्यूटर के सामने हो, तो आपको बस ये सोचना है कि दिस इज़ जस्ट अनदर व्हाट कैन आई से एक्सरसाइज फॉर माई नॉलेज। जो नॉलेज मुझ में है मैं बस उसको टेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी दुनिया को भूल जाओ उस वक्त के लिए। आप रिलैक्स्ड होकर आंसर करो कि लग रहा है कि ये नहीं होगा तो छोड़ दो, दूसरा देखो, और लग रहा है कि इसमें चांस ले सकते हैं, देन डू इट। ये है। तो जैसे हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि भाई ना देख कर खुश हो ना देख कर दुखी हो, एक नॉर्मल बिहेव करो कि Yes. शुरू के 5 नहीं आए तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, शुरू के 5 आ गए तो बहुत खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट बी नॉर्मल। हाँ, क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं रहे, दैट इज़ द ट्रूथ एंड द एंड ऑफ द डे। ये सच है कि मेरा अभी 21 है, मैं छोटा हूँ बहुत, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ज़िंदगी में पार करने के बाद लोग मास्टर्स पे पहुँचते हैं। मास्टर्स को हम बोलते हैं बांग्ला या संस्कृत में हम बोलते हैं स्नातकोत्तर। लाइक स्नातकोत्तर होने के बाद यू आर काइंड ऑफ एन एडल्ट। आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने हैं, और वो सुनने में जितना भी लाइक लगता है कि या आई एम इंडिपेंडेंट, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इतने सारे एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स, देन फॉर सम पीपल नीट, जॉइंट, इतने सब देने के बाद नाउ यू आर काइंड ऑफ एन मैच्योर पर्सन एंड यू शुड चूज़ योर बैटल्स। एंड इसीलिए अगर आप नेट दे रहे हो तो यू शुड चूज़ योर बैटल्स कि ये टॉपिक मेरा बैटल है, ये क्वेश्चन मेरा बैटल है, और ये दिन मेरा बैटल है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ आप बोल रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आपके जो भी बैकग्राउंड्स रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है, बिकॉज 21 इज़ टू अर्ली 20s में हैं आप चाहे तो बहुत इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, आई गेस इन्जॉय करते भी होंगे, बट इसके साथ साथ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और आपने क्लियर किया फॉर द JRF, जिसका आपको डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा जैसे ही आप आगे बढ़ते हो। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए और 30 तक काफ़ी कुछ कर लीजिए डेफिनेटली। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तो गाइज़, ये रौनित घोष की ये पूरी जो जर्नी है डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अगर आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर है तो ज़रूर देखिए। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।